So hello everyone and a very warm welcome to everyone on my channel. Good evening to everyone. इवनिंग हो चुकी है और हम लोग की सीरीज वापस से रिज्यूम हो रही है रिसर्च एप्टीट्यूड की, अ सेक्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर पेपर 1 एंड इसमें से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप में से कई सारे बच्चों ने कहा है कि ये जो रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज चल रही है इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल, क्योंकि रिसर्च के क्वेश्चंस आप लोग से नहीं बनते हैं क्योंकि इसके अंदर काफी सारे टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो आई एम मेकिंग दिस जर्नी ऑफ योर्स, दीज टर्म्स ऑफ योर्स वेरी इजी फॉर यू, जहां पे हम लोग ना सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को देख रहे हैं पर उसके साथ ही साथ क्वेश्चंस को भी देख रहे हैं। स्टार्ट करेंगे हम लोग आज की वीडियो को, बट बिफोर दैट यू मस्ट गो एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। अगर आपको मेरे हर वीडियो के डायरेक्ट लिंक्स एंड डायरेक्ट नोटिफिकेशंस, इंस्टेंट नोटिफिकेशंस चाहिए तो आपको जरूर से जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना चाहिए। ऑन टॉप ऑफ दैट हमारा टेलीग्राम ग्रुप में बहुत अच्छा डिस्कशन चलता है एंड बहुत ही इंटेलेक्चुअल बातें हम लोग करते हैं। सो इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट देन यू मस्ट गो एंड ज्वाइन। अगर आप लोग न्यू हो तो यू मस्ट नो मेरी जो पढ़ाने का तरीका है एंड जो स्ट्रैटेजी हमेशा रहती है वो ये होती है कि किसी भी बच्चे का टाइम, जो कीमती टाइम है, चाहे आपका हो चाहे मेरा हो, टाइम सबका बहुत कीमती होता है और उसकी इंसान को कदर करनी चाहिए। आई पुट अ लॉट ऑफ एम्फेसिस कि मेरा जो कंटेंट हो वो इतना सटीक एंड इतना टू द पॉइंट हो कि किसी भी बच्चे का टाइम भी खराब ना हो एंड जितना टाइम वो मुझे दे उसमें मैं मैक्सिमम बेनिफिट्स उस बच्चे को दूं। सो यही मेरी अप्रोच रहती है और हमेशा से आई मेक माई वीडियोज अकॉर्डिंगली। आप लोग जैसा देख सकते हैं ऑन योर स्क्रीन, टुडे वी आर गोइंग टू टच अपॉन मोर काइंड ऑफ टाइप्स ऑफ रिसर्चर्स। हम लोग ने कई दिनों से इसको करना स्टार्ट कर दिया है एंड स्टेप बाय स्टेप आई गेस आप लोग को कॉन्फिडेंस फील हो रहा होगा कि इतनी टाइप की रिसर्च आती है एंड इतने टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं। आज हम लोग बेटा स्पेसिफिकली डील करने वाले हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, जिसके अंदर आपकी एथनोग्राफिक, नरेटिव, फिनोमेनोलॉजिकल एंड केस स्टडी, ये आपकी मेजर टाइप्स की जो स्टडीज हैं, रिसर्चेज हैं, वो की गई हैं। एंड क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एक ऐसी रिसर्च है जिसका कॉन्सेप्ट आगे आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड में बार बार रिपीट होने वाला है। तो आपको आज की क्लास को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाना है, क्योंकि अगर बेस हमारा मजबूत होगा तो हमारे क्वेश्चंस को टैकल करने का तरीका बहुत अच्छा होगा। आप लोग जैसा देख सकते हैं ऑन योर स्क्रीन्स, आई हैव क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव। हम लोग जब छोटे से बच्चे होते थे तो याद है हम लोग ने नाउन के मतलब संज्ञा के प्रकार पढ़े हैं। एक होता है आपका गुणात्मक, एक होता है आपका मात्रात्मक। गुणात्मक मतलब जहां पे आप गुण बताने का काम करते हो एंड आपका क्वांटिटेटिव जो होता है जहां पे आप मात्रा मतलब कि एग्जैक्ट मेजरमेंट्स को बताने का काम करते हो। ये वर्ड से ही आप लोग को बहुत ही इजी लगना चाहिए और समझ में आ जाना चाहिए। माय मदर लव्स मी सो मच, तो वो कितना है ये मुझे नहीं पता है। आई कांट मेजर कि मैं अपनी मदर का प्यार मेरे लिए जो है वो कितने हद तक मेजर कर सकती हूँ। बट अगर क्वांटिटेटिवली बोले तो माय मदर लव्स मी 100%। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंप्लीट मेजरमेंट्स। ये सीधे सीधे एग्जांपल्स हैं आपको समझाने के लिए कि क्वालिटी के केस में हम लोग गुणों को लेके, क्वालिटीज को लेके, फीचर्स को लेके बात करते हैं, वेयर एज हम लोग जब क्वांटिटेटिव की बात करेंगे ना बेटा तो हम लोग किसी भी चीज को मेजर कर सकते हैं, उसकी एग्जैक्ट नंबर को जान सकते हैं। एंड अगर रिसर्च में बात करें तो यू आर गोइंग टू एबल टू एग्जैक्टली प्रिडिक्ट आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसको आप बता सकेंगे। तो ये हुई जनरल बातें। अब हम लोग चलेंगे रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक एक को अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक है। देयर आर टू स्टैंडर्ड वेज ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च, वन इज क्वालिटेटिव एंड द अदर इज क्वांटिटेटिव। ध्यान देना, किसी भी टाइप की जो रिसर्च होती है, जितनी भी हम लोग ने पहले भी पढ़ी है, अगर आप उसको सेग्रीगेट करने की कोशिश करोगे तो सारी आपकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के अंदर ही आ जाएंगी। तो यह आपको याद रखना है। While qualitative research relies on verbal narratives like spoken and written data, while quantitative research uses logical statistical observations to draw conclusions। जाहिर सी बात है, इसमें कुछ भी ऐसा समझने वाला नहीं है। जब मैं क्वांटिटी की बात कर रही हूं, भाई मैं 1 किलो आलू लेके आई, तो मैं इस एग्जैक्ट क्वांटिटी को कैसे बता पा रही हूं? आफ्टर आई हैव मेजर्ड। वो जो आपका मेजरिंग डिवाइस होता है, जो सब्जी वाला जिससे मेजर करता है, उसके पास वो डिवाइस होता है जो एक्चुअल में उसको बताता है कि ये जो मेजरमेंट है ये कितना है, ठीक है।
तो आपको जाहिर सी बात है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्वांटिटेटिव, कितनी क्वांटिटी है, वहां पे हम लोग कुछ ऐसे प्रोसीजर्स को यूज करेंगे कि हम लोग किसी भी बारे में रिसर्च कर रहे हो उसको हम लोग क्वांटिफाई कर पाए, मेजर कर पाए, एक्सपेरिमेंट कर पाए। वहीं दूसरी तरफ जब हम लोग किसी के गुण के बारे में बात कर रहे हैं, क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, वहां पे आप किसी भी चीज को मेजर नहीं कर सकते हो। तो ये आपका सबसे पहला क्लू है इस बात को याद रखने का और समझने का कि क्वालिटेटिव के केस में जहां पे क्वालिटी आ जाएगी, यू विल नॉट बी एबल टू क्वांटिफाई दैट थिंग। आपके पास कोई कंट्रोल्ड कमरा नहीं होगा जहां पे आप किसी चीज को टेस्टिफाई करोगे। वहीं क्वांटिटेटिव के केस में आप जो भी रिसर्च को अपनाओगे उसको एक्सपेरिमेंट करोगे, देन ऑब्जर्व करोगे एंड देन ही उसका एक प्रॉपर सटीक रिजल्ट निकलेगा। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वांटिटेटिव डेटा जो कलेक्शन मेथड है। क्वांटिटेटिव, हम लोग पहले क्वांटिटेटिव के बारे में बात करेंगे, उसमें आप कौन कौन से मेथड्स को इस्तेमाल करते हो। क्वांटिटी से आपको याद रखना है समथिंग दैट यू कैन मेजर। तो कौन सी चीज ऐसी होगी या कौन से तरीके होंगे जिनके जरिए आप चीजों को मेजर कर सकते हो। नंबर 1 जो हम लोग को बताया गया है वो है सर्वेस। लिस्ट ऑफ क्लोज्ड और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू अ सैंपल ऑनलाइन, पर्सन या फिर ओवर अ फोन। भाई आप लोग नेट का एग्जाम देने जाते हो, आपके जितने भी 100 क्वेश्चंस होते हैं जैसे पेपर 2 में, उसमें आपके कुछ ऐसे डब्बे करके बने होते हैं। लास्ट में आपको पता लगता है कि आपने इतने अटेम्प्ट किए हैं और इतने आपने छोड़ दिए हैं। एग्जैक्ट नंबर आपको पता होता है, आप उसको मेजर कर सकते हो। अगर हम लोग रिसर्च के अंदर बात करें तो सर्वे एक बहुत बड़ा मेथड होता है। फोन पे जानना, ऑनलाइन जानना या फिर किसी भी चीज से जानना। भाई आपके घर में अगर शादी है, आप फोन लगा के अपने रिश्तेदारों से पूछोगे कि कौन कौन आ रहा है, आपको एग्जैक्ट नंबर मिल जाएगा। तो ये एक टाइप का सर्वे, एक टेक्निक होती है जिससे आप एग्जैक्ट नंबर्स को क्वांटिफाई कर सकते हो। दूसरा जो हमारा तरीका होता है बेटा वो होता है एक्सपेरिमेंट्स। हम लोग साइंटिफिक, जब भी हम लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में बात करेंगे, एक और चीज आपके दिमाग में हमेशा फिट होनी चाहिए कि यहाँ पे जो रिसर्च होगी ना बेटा आपकी साइंटिफिक होगी। और ये हम लोग ने पहले भी पढ़ा है कि योर साइंटिफिक एंड एम्पेरिकल रिसर्च इज प्योरली एक्सपेरिमेंटल बेस्ड। अब हवा में कोई भी प्रिडिक्शन नहीं करते हो, आप पहले जज करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, फिर जज करते हो एंड देन आप कोई भी आंसर जो होता है उसको प्रिडिक्ट करते हो। ठीक है। तीसरा हो जाएगा ऑब्जर्वेशन। अगर आपने किसी भी 2 वेरिएबल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है तो आपका एक ऑब्जर्वेशन बन जाती है जिसके बेसिस पे आप क्या करते हो, अपने रिपोर्ट तैयार कर पाते हो। आई टोल्ड यू इन सम प्रीवियस क्लासेस आल्सो, जहां पे हम लोग ने देखा था कि कैफीन का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे एथलीट्स के ऊपर, या फिर और भी हम लोग ने बहुत सारी ऐसे एग्जांपल्स को डिस्कस किया था। तो ये कंट्रोल्ड, इंडिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो होते हैं वो आपकी क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन के अंदर आ जाएंगे। और क्वांटिटेटिव में बस आपको इतना ही जानना है। ज्यादा जानने वाली चीज कहां पे आपकी आ जाती है, क्वालिटेटिव के केस में, कि भाई क्वालिटी को हम लोग किन जरियों के, किन चीजों के जरिए पता लगा सकते हैं। भाई एक इंसान की क्वालिटी आप कैसे पता लगा सकते हो, उसके साथ रह के, उसकी बातें सुन के, एंड वो एक्शंस कैसे परफॉर्म करता है उसको देख के, उसका किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे क्या नजरिया है, अपने से छोटे लोगों को, वेटर को, लेबर्स को ट्रीट करने का क्या तरीका है। ये तरीके होते हैं एक इंसान की क्वालिटी को जांचने का, पहचानने का। तो यहाँ में भी वही ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे कि अगर आपको क्वालिटी किसी की जाननी है तो नंबर 1 टेक्निक इज इंटरव्यूइंग। हम सब लोग इंटरव्यूज में जाते हैं एंड हम लोग से कई सारे सवाल पूछा जाते हैं कि प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जहां पे आप अपने बारे में बताते हो। वो लोग ये इंटरेस्टेड नहीं है आपके बारे में जानने में, आप किस तरीके से बात करते हो, आप कितने डाउन टू अर्थ हो, या फिर आप अपने अचीवमेंट्स को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हो, वो ये जानने की कोशिश करते हैं। एंड इसी के जरिए आपकी पर्सनालिटी की क्वालिटी पता लगती है। आजकल कई सारे इंटरव्यूज ऐसे होते हैं, आई कैन टेल माई पर्सनल एग्जाम्पल। मेरा 2 बहुत बड़े बड़े स्कूल्स में मेरा इंटरव्यूज था एंड दोज वर वेरी रेप्यूटेड स्कूल्स एंड आई नेवर थॉट कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उन्होंने ये पूछा कि आर यू मैरिड और नॉट, एंड इफ नॉट व्हाट काइंड ऑफ पार्टनर यू आर लुकिंग फॉर। आप जब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, एक टीचर की जॉब का एक पार्टनर किस टाइप का आपको चाहिए, इससे कोई रिलेशन नहीं है। बट आजकल के जो इंटरव्यूअर्स हैं वो बहुत स्मार्ट हो गए हैं, वो आपके बातों के जरिए आपकी पर्सनालिटी का पता लगाना चाहते हैं। तो वो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिसमें इंसान भावुक हो जाता है एंड अपने मन की बातें बताने लगता है, एंड वहीं पे इंसान को पता लग जाता है कि ये किस टाइप का हमारे स्कूल के लिए एसेट बनेगा या लायबिलिटी बन जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। इंटरव्यू सबसे पहली चीज होती है जहां
जहां पे यू आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस वर्बली टू रिस्पोंडेंट। ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जहां पे आपके आंसर देने का स्कोप बहुत ज्यादा होता है। यस एंड नो में आपको आंसर नहीं करना होता है, आप काफी सारी बातें अपने बारे में बताते हो। सो दिस इज नंबर वन विच टेल्स यू अबाउट द क्वालिटी। सेकेंड है आपका फोकस्ड ग्रुप, डिस्कशन अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल अबाउट अ टॉपिक और गैदर ओपिनियंस दैट कैन बी यूज्ड फॉर फर्दर रिसर्च। आपके कई सारे इंटरव्यूज को क्लियर करने के लिए ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है, वहां पे भी आपकी पर्सनालिटी, आपकी सोच, आपकी मेंटल लेवल के बारे में लोगों को पता लगता है। ठीक है। देन थर्ड बेटा हम लोग का एक बिल्कुल अलग टॉपिक आ जाता है विच इज एथनोग्राफिक, जिसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एथनोग्राफिक एक ऐसी रिसर्च होती है या फिर एक ऐसा तरीका होता है जहां पे आप किसी पर्टिकुलर चीज को जिसको रिसर्च करना चाहते हो उसको ऊपर ऊपर से नहीं, सैंपलिंग करके नहीं रिसर्च करते हो, आप उस पर्टिकुलर जगह का पार्ट बन जाते हो, पार्टिसिपेंट बन जाते हो एंड अपने आसपास जो ऑब्जर्व करते हो वही अपनी रिसर्च में लिख देते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे जानना है एक बहुत ही ऐसी अफ्रीका की किसी सिविलाइजेशन के बारे में जो अभी भी चल रही है एंड वहां पे कुछ लोग हैं, उनके रिलीजन अलग है, कस्टम्स अलग है, उनका डेली लाइफस्टाइल बहुत ही अलग टाइप है, मैं उनके ऊपर रिसर्च करना चाहूंगी, तो अगर मेरी रिसर्च एथनोग्राफिक रिसर्च होगी तो मैं वहां जाके सिर्फ अपना कैमरा लेके या फिर अपने नोटपैड लेके उनसे क्वेश्चंस नहीं पूछूंगी। वहां पे मैं उस एथनोग्राफिक रिसर्च के जरिए उस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन का कुछ दिन तक पार्ट बन जाओगे और उनके तरीके, तौर तरीके, उनके साथ एक पार्टिसिपेंट बन के ही गैदर करने की कोशिश करूंगी। ठीक है। अवतार पिक्चर में अगर जो अभी रिसेंट वाली आई होगी, आपने ये देखा होगा कि जो माउंटेन्स में रहने वाले अवतारी जीव होते हैं वो जब जाते हैं आपके पानी वाले जीवों के पास, तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग के साथ रहो, हम लोग के तौर तरीके सीखो। तो ये आपके, ऑफकोर्स वो लोग रिसर्च तो करने नहीं गए थे, तो ये एक ऐसा तरीका होता है जहां पे आप उस टारगेटेड ग्रुप का एक पार्टिसिपेंट बन जाते हो और तब आपकी रिसर्च पूरी होती है। देन फोर्थ है हमारा लिटरेचर रिव्यू, सर्वे ऑफ पब्लिश्ड वर्क्स टू वर्क्स बाय द अदर ऑथर्स। क्वालिटेटिव रिसर्च की कौन सी रिसर्च हमारी अच्छी है, कौन सी नहीं है, हम लोग के क्रिटिक्स भी यही काम करते थे, कई सारे राइटर्स को आपस में कंपेयर करते हैं और फिर अपना रिव्यू पेश करते हैं, तो ये भी एक टाइप के क्वालिटेटिव रिसर्च है। ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी। हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है क्वालिटेटिव रिसर्च के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस को देखना जिसमें से नेट ने क्वेश्चंस पूछे हैं। तो नंबर 1 है हमारा एथनोग्राफिक रिसर्च, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। थोड़ा सा और डेप्थ में चलेंगे, इसमें से ज्यादा जानने की कोई चीज है ही नहीं। आई विल टेल यू द कीवर्ड्स एंड आपके तुरंत आंसर बन जाएंगे। एथनोग्राफी में, इन एथनोग्राफी द रिसर्चर एम्बिड्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ इनटू द डेली लाइफ एंड रूटीन ऑफ द सब्जेक्ट और द सब्जेक्ट्स। आई टोल्ड यू ना, मेरा एग्जाम्पल बेटा याद रखना, नोट्स बनाना, तो ये एग्जाम्पल्स लिख लेना, क्योंकि जब रिवाइज करोगे ना तो इतनी सारी टाइप्स ऑफ रिसर्चेज आपकी हो जाएंगी कि आपको एंड मोमेंट पे ना बहुत घबराहट होने लगेगी कि मुझे नहीं याद हो रहा है। अगर एग्जाम्पल्स आपको याद हो गए तो अपने आप ही एग्जाम जब देने जाओगे तो आपको पूरी डेफिनेशन भी याद आ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा वो सिविलाइजेशन वाला एग्जाम्पल लिख लेना कि इफ यू आर एन एथनोग्राफिक रिसर्चर, तो आप उस अफ्रीका की एक सिविलाइजेशन में जाके साथ में रहने लगोगे, उनकी डेली लाइफ रूटीन का पार्ट बन जाओगे और फिर जो आप डेटा कलेक्ट करोगे वो आपकी एथनोग्राफिक रिसर्च बन जाएगी। ईदर एज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट और एज एन ऑब्जर्वर, आप वहां पे जाके या तो उनको ऑब्जर्व करते हो या फिर उनकी डेली लाइफ रूटीन में एकदम उनके ही तरह ब्लेंड इन हो जाते हो। ये दो इंपॉर्टेंट रेड से लिखे हुए कीवर्ड्स आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आपका बना है। The researcher experiences their customs, their traditions, their mannerisms, reactions and situations, etc. first hand sometimes for years. जाहिर सी बात है, इसको exaggerate नहीं करना है, वहां पे जाके उनके तौर तरीके, उनके भगवान को पूजने का तरीका, उनका खाना बनाने का तरीका, उनका सुबह को उठने का तरीका, उनका एवरीथिंग आप फॉलो करते हो एंड जज करते हो। ठीक है। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, ऑटो एथनोग्राफी। ऑटो, ये आपका दो शब्दों से बना हुआ है। आपका पहला शब्द है वो है ऑटोबायोग्राफी, जो सारे बच्चों को पता होगा। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है? आत्मकथा। एंड दूसरा है आपका एथनोग्राफी। ठीक है। आपके ऑटो एथनोग्राफी एक ऐसा फॉर्म ऑफ एथनोग्राफिक रिसर्च है जहां पे रिसर्चर कनेक्ट करता है अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस की वजह से उन लोगों से।
आपके अगर कोई ऐसी टुकड़ी, जैसे सपोज करो कि जापान में बहुत बड़ा आपका सुनामी आया, ठीक है, उसमें से कुछ जापानी पीपल अलग हो गए, आप भी जापानी नहीं हो लेकिन अपने फैमिली से आप वॉश आउट हो गए, आप अलग हो गए, एंड उस आपदा की वजह से आपको नहीं पता है कि आपकी फैमिली कहाँ है, तो आप उस पर्टिकुलर ग्रुप का एक पार्ट बन जाते हो, एंड आपकी जो सिचुएशंस हैं दोनों की मैच करेगी, तो पर्सनल एक्सपीरियंसेस की वजह से आप उन लोगों से जल्दी कनेक्ट कर पाओगे। इसको हम लोग बोलेंगे ऑटो एथनोग्राफिक रिसर्च, ठीक है, टू वाइडर कल्चरल, पॉलिटिकल एंड सोशल मीनिंग्स एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। आगे क्लियर क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ेंगे और दूसरा टाइप देखेंगे, ये ज्यादा समझने वाला नहीं है। नरेटिव आपका जो टाइप है वो भी बेटा एक क्वालिटेटिव टाइप ऑफ रिसर्च है, जहां पे आप नरेटिव मेथड को यूज करते हो। द रिसर्चर गैदर्स डेटा और फैक्ट्स फ्रॉम वन और टू सब्जेक्ट्स थ्रू इंटरव्यूज, डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नरेटिव है तो इसमें समझने वाला कुछ है नहीं। बेस्ड ऑन अ थीम, दीज आर देन पीस्ड टुगेदर टू डिराइव आंसर्स फ्रॉम सजेशंस। आप एक ऐसी रिसर्च वहां पे कंडक्ट कराना चाहते हो जो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बेस्ड है, बस उस पे आपने फैक्ट्स एंड चीजें इकट्ठा की एंड उसकी क्वालिटेटिव रिसर्च आपने कर दी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगा आई विल टेल यू। फिनोमिनोलॉजी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट। हम लोग ने एथनोग्राफी देखा, ये दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है फिनोमिनोलॉजी। फिनोमिना से मतलब ही है कि कोई चीज, कोई घटना जो हुई है, तो घटना को आप किस तरीके से रिसर्च में डाल सकते हो, या किसी घटना के ऊपर आप किस तरीके से आप अपनी रिसर्च को तैयार कर सकते हो, ये आपकी इस रिसर्च का पार्ट बन जाता है। नाउ आपके कुछ ऐसे लोग होते हैं, जैसे सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपकी दुनिया में बहुत सारे लोगों को कैंसर हुआ है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि कैंसर पेशेंट्स को किस टाइप का पेन होता है जब वो लोग कीमोथेरेपी के दौर में जाते हैं, तो ये आप किसी नॉर्मल इंसान से तो पूछोगे नहीं, आप उसी इंसान से पूछोगे जिसके ऊपर वो चीज बीती होगी, वो फिनोमिना जिसके साथ हुआ होगा, वो किसी घटना का शिकार हुआ होगा। तो फिनोमिनोलॉजी एक ऐसी रिसर्च है जहां पे आप उन्हीं लोगों से डेटा कलेक्ट करते हो जो कभी ना कभी उस पर्टिकुलर चीज को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। आपके फिनोमिनोलॉजी का जो कीवर्ड रहेगा वो रहेगा एक्सपीरियंस, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च इज अ क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच दैट एम्स टू अंडरस्टैंड द एसेंस एंड मीनिंग ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दोज हु हैव लिव्ड थ्रू देम। आप मेरा कैंसर वाला एग्जांपल याद रखना कि अगर मैं ये रिसर्च करना चाहूँ कि कैंसर पेशेंट्स को कितना दर्द होता है, तो मैं एक नॉर्मल इंसान से तो नहीं पूछूंगी, मैं एक कैंसर पेशेंट से ही पूछूंगी जिसने उस एक्सपीरियंस को, उस पेन को जिया है। वही मुझे बता पाएगा अपने दर्द की इंटेंसिटी, एंड कई सारे कैंसर पेशेंट से पता लगाने के बाद मेरी एक रिसर्च तैयार हो जाएगी, और ऐसी रिसर्च को हम लोग कहते हैं बेटा आपकी phenomenological research. Using interviews, videos, on-site visits, one can add to existing information using perspectives and insights from the participants themselves. जो पीड़ित हैं उनके पास विजिट करके, उनसे ऑनलाइन बात करके या सामने से जाके मिल के आप उनसे इस बारे में डिटेल गैदर कर सकते हो। एग्जाम्पल, अ स्टडी ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग विद क्रोनिक कैंसर पेन, ये आपका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बेटा, आपका जो फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव टाइप है वो है केस स्टडी। केस स्टडी से ही आपको समझ में आना चाहिए, केस स्टडी से मेरा ना सीआईडी वाला एग्जांपल याद रखना। आप लोग के सीआईडी हम सब लोग ने कभी ना कभी बचपन में जरूर देखा होगा, आज भी अगर आप टीवी, सोनी टीवी जिस पे भी वो आता था चला दोगे तो वो सीआईडी आता रहता है, ठीक है। तो सीआईडी में क्या होता था कि वो सारे मिलके किसी मर्डर के बारे में, किसी सुसाइड के बारे में पता लगाने की कोशिश करते थे, केस स्टडी करते थे। तो जब भी बेटा आप केस स्टडी करते हो तो ऑलरेडी आपके पास रिसर्च क्वेश्चन होता है, मतलब कि आपको पता है कि इस पर्टिकुलर इंसान का मर्डर हो गया है, उससे रिलेटेड जितने जितने इंसान हैं उसकी मुझे केस स्टडी करनी है, मतलब कि डीप में जाके पता लगाना है, ठीक है। The case study method is used to gather in-depth and detailed information about a subject from a limited number of participants. भाई अगर हम लोग की आई वोंट से फैमिली, अगर हम लोग के किसी जान पहचान में किसी का मर्डर हो जाता है, लॉर्ड फॉरबिड ऐसा ना हो, एंड मर्डर हो जाता है, सुसाइड हो जाता है, तो आपके जो
आसपास की जो फैमिली होती है, आसपास के जितने दोस्त होते हैं, पहले उनसे ही ना बातचीत की जाती है, उनसे छानबीन की जाती है। ऐसा तो नहीं कि आप पड़ोसी से जाके पूछने लगोगे, उसकी फैमिली से पता लगाने लगोगे। अगर कनेक्शन होगा तो पता लगाओगे, अदरवाइज तो हम लोग का किसी स्ट्रेंजर से पूछने का मतलब नहीं है। तो केस स्टडी आपकी बहुत ही स्पेसिफिक स्टडी होती है, जहां पे आपको एग्जैक्टली पता होता है कि मुझे किन पार्टिसिपेंट से इन डेप्थ नॉलेज गैदर करनी है एंड मेरा तरीका क्या होगा। ठीक है। द नेचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड कैन बी एक्सप्लेनेटरी एंड एक्सप्लोरेटरी। बहुत अच्छी तरीके से इस पॉइंट को समझना। अगर आपको याद होगा, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च हम लोग ने की है, जहां पे आई टोल्ड यू कि इसको याद करने की हिंट ही है कि आपको रिसर्च क्वेश्चन मिला होगा एंड उसी के बारे में आपको इन डेप्थ नॉलेज पता करनी है। सेम वैसा ही है आपका केस स्टडी, एंड जिसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा जाके एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हो। सो दिस पॉइंट अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि केस स्टडी के अंदर दोनों मेथड्स आ जाएंगे, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च भी एंड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च भी। ठीक है। Findings based on case study research can be used to develop research hypothesis questions for subsequent studies। आगे के लिए फिर कंफ्यूज मत होना कि मैम तो कह रही है कि रिसर्च क्वेश्चन, तो इसमें हम लोग को ऑलरेडी आपको एग्जैक्टली एरिया पता होता है, देन आगे जाके जब आप रिसर्च करते हो उसके बाद आपको आपकी हाइपोथेसिस जस्टिफाई हो जाती है एंड उसके बाद आप अपनी रिसर्च की रिपोर्ट बना सकते हो। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, एंड इसी के साथ आपके सारे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टाइप से मेथड्स क्लियर हो जाते हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, लेकिन आई अंडरस्टैंड जो भी बच्चा पहली बार इसको सुन रहा होगा उसके लिए थोड़ा सा ओवरवेलमिंग होगा, तो परेशान मत होना। क्लास को अच्छी तरीके से आप अटेंड करिए एंड बाद में जब अपने नोट्स बनाओगे तो उसमें सिर्फ कीवर्ड्स लिखना। जो मैं लिखती हूँ ना यहाँ पे, आपकी आपकी जो स्लाइड होती है उसमें जो कुछ लिखा होता है सब कुछ अपने नोट्स में मत लिखा करो। ठीक है। देन क्वेश्चंस। Autoethnography is an approach that analyzes personal experiences, कम्युनिटी इश्यूज, लोकल ट्राइब्स या कल्चरल डिस्टेंस। अगर मैं ऑटो एथनोग्राफी के बारे में बात करूं तो ऑटो से मुझे ऑटोबायोग्राफी क्लिक करती है, और ऑटोबायोग्राफी किसकी होती है? मेरी खुद की आत्मकथा। तो सबसे सही आंसर मेरा क्या बैठ रहा है? पर्सनल एक्सपीरियंसेस, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है। ये इजी था। चलेंगे अगले क्वेश्चन की टूवर्ड्स। एन एनालिसिस ऑफ द सब्जेक्ट्स लाइफ फॉर मीनिंग has the focus of। आप किसी भी an analysis of the subject's life, आप किसी सब्जेक्ट की लाइफ के मीनिंग के ऊपर बात करने की कोशिश कर रहे हो या फिर एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हो, तो इसमें से कौन सा आपका सही बैठेगा? स्ट्रक्चरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, सोशियोलॉजी या फिर फिनोमिनोलॉजी? आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि फिनोमिना किसी के साथ घटना हुई होती है, जो सब्जेक्ट होता है उसके ही बारे में आप फोकस्ड अगर एक अपनी स्टडी करते हो तो वो आपकी बन जाती है फिनोमिनोलॉजी। ठीक है। क्लियर हो रहा है सारे बच्चों को? ओके, आगे बढ़ेंगे। Which of the following are the characteristics of केस स्टडी रिसर्च? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एंड ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, आपको एग्जैक्टली शो करते हैं कि आपने जो पढ़ा है वो आपको सही से समझ में आया है या नहीं। अब इस बात को बहुत अच्छे से समझना कि आप किसी भी किताब को पढ़ लो, किसी भी टीचर से पढ़ लो, आपके नेट की जो लैंग्वेज है एंड टीचर के पढ़ाने की लैंग्वेज हमेशा अलग होगी। बट आई ट्राई टू बी एज एफिशिएंट इन मेकिंग माई कंटेंट एज कि आपको वो एग्जैक्ट कीवर्ड्स मिले जिससे आपके लिए क्वेश्चन को समझना आसान हो जाए। ठीक है। फिर भी आपको बेटा ये तो है कि अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। तो केस स्टडी में हम लोग ने देखा था एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइप ऑफ आपकी स्टडी होती है, जहां पे एक्सप्लेनेटरी एंड आपका एक्सप्लोरेटरी दोनों चीजें होती हैं। आप एक ही लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट से बात करके प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हो। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए? इट इज स्टिम्युलेटेड इन अ लेबोरेटरी। सबसे पहला ए पॉइंट, क्या आपका केस स्टडी जो कि एक क्वालिटेटिव आपकी रिसर्च है, क्या किसी की भी क्वालिटी आप लैब में जाके पता लगा सकते हो? अगर इंसानों की पता लगा पाते तो हम लोग जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इंसान की क्वालिटी उसके साथ रह के, धोखा खा के ही पता लगती है। तो आपका बेटा पॉइंट नंबर 1 तो नहीं होगा। एंड इसी के साथ अगर मेरा ए नहीं है तो मैं ए वाले सारे ऑप्शंस को क्या करूंगी? कट कर दूंगी। ये मेरा तरीका याद रखना, एग्जाम में भी अप्लाई करना। अपना टाइम मत वेस्ट करते रहना कि जो पता चल गया नहीं है उसको भी बार बार हम लोग देख रहे हैं। ठीक है। अब हम लोग के पास बचा है बी सी डी एंड सी डी ई। हम लोग बी को देखेंगे एंड बी हमारा डिसाइड करेगा। इट इज पर्टिकुलरिस्टिक, मतलब कि क्या हमारी केस स्टडी जो मेथड होता है वो अपने आप में पर्टिकुलर होता है? ना आप कहेंगे कि नहीं मैम पर्टिकुलर तो नहीं होता है, लेकिन अगर आप देखो, आई हैव रिटन माय कीवर्ड ओवर हियर स्पेसिफिक।
स्पेसिफिक होना एंड पर्टिकुलर होने में ज्यादा तो कोई फर्क नहीं है, तो जिसकी वजह से बी वाला बिल्कुल सही बैठेगा एंड मुझे बिना आगे जाए मेरा आंसर मिल चुका है। आगे हम लोग देखेंगे इट इज डिस्क्रिप्टिव। आपकी केस स्टडी एक्सप्लोरेटरी भी होती है तो डिस्क्रिप्टिव होगी, एंड एक्सप्लेनेटरी होती है तो इंडक्टिव भी होगी। ये पॉइंट्स जो एक्स्ट्रा आपको क्वेश्चन के जरिए पता लगे हैं वो आपको कीवर्ड्स ऐड करने होंगे अपने किसमें, नोट्स में। आपने जो मुझसे पढ़ा उसमें से कीवर्ड्स निकाल के लिखने हैं, एंड जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्वेश्चंस कभी कभी अगर सही तरीके से देखो ना आपकी बड़ी मदद करते हैं नोट्स को अच्छे बनाने में। और ये मेरा पर्सनल तरीका है, किताबों से बड़ी बड़ी डेफिनेशन को ढूंढ के वापस से अपने नोट्स में लिखने से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। जो कीवर्ड्स होते हैं ना बेटा, जो क्वेश्चन पूछता है वही बार बार रिपीट होते हैं, एंड ट्रस्ट में अगर आप ऐसा करते हो तो आपके नोट्स बहुत हाईली स्टैंडर्डाइज्ड बनेंगे। तो इसी के साथ हम लोग को मिल जाता है हमारा आंसर विच इज बी, सी एंड डी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना चौथा क्वेश्चन विच इज स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 क्वेश्चन। ठीक है, अगेन आई टोल्ड यू परेशान नहीं होना है आपको। Statement 1, a rigid application of ethical principles is not possible in ethnographic research। आप अगर ethnographic research कर रहे हो, मतलब कि आप किसी सिविलाइजेशन को सपोज क्या कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, वहां पे रिजिड एप्लीकेशन ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब कि मैं एक हिंदू कम्युनिटी को बिलोंग करती हूँ, सपोज मैं जिन अफ्रीकन को देख रही हूँ वो लोग, और मैं नॉनवेज नहीं खाती, वो लोग रोज सुबह को उठते हैं, बकरा काट के खाते हैं, एंड आपके कोई भी जो जंगली शुकर होता है उसको काट के खाते हैं, क्योंकि वो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं। तो मैं उनको अपनी एथिक्स के बेसिस पे जज नहीं करूंगी, जो कि बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। थोड़ा सा ये डीप है, समझने वाली चीज है, तो ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट सेकंड, द प्रिंसिपल ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज थ्योरेटिकल एज फ्री इंफॉर्मेशन इज लाइकली टू इफेक्ट द रिसर्च फाइंडिंग्स। वेरी ट्रू। देखो ये आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है क्या कह रहा है कि अगर मैं उन पर्टिकुलर सिविलाइजेशन के लोगों को बता दूं कि भैया मैं इस दिन आने वाली हूँ और तुम लोग पे रिसर्च करने वाली हूँ कि तुम लोग कितने गुस्से वाले जीव होते हो या फिर कितने ज्यादा वायलेंट होते हो, तो उन लोगों को जब ये पता होगा, जब उनको प्री इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि भैया हम लोग पे एक रिसर्च बैठने वाली है, तो क्या वो उतने पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए लड़ाई करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यही आपका स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि जो प्रिंसिपल होता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट वाला, कि हम आपके पास आने वाले हैं भैया, आपका रिसर्च करेंगे आपके ऊपर, तो वो लोग तो सब लोग अच्छा ही बिहेव करेंगे, तो ये एक गलत तरीका है। एंड ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके क्या हो जाते हैं, ट्रू हो जाते हैं। ऐसे जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना बेटा, वो एग्जाम के टाइम में थोड़ा सा दिमाग घुमा देते हैं, लेकिन अगर आप रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ माइंड से आंसर्स को क्वेश्चन को आंसर करोगे तो आपका आंसर सही निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्शंस ऑफ एन एथनोग्राफिक रिसर्चर। एथनोग्राफिक रिसर्च से काफी क्वेश्चंस आए हैं, यहाँ पे पूछा है कि अगर एक एथनोग्राफिक रिसर्चर है तो उसके एक्शंस क्या होंगे। पॉइंट नंबर 1, ही गेट्स इमर्स्ड इन द सोशल सेटिंग। वो आपकी सोशल सेटिंग में क्या इमर्स हो जाएगा। He avoids collecting documents about the group members he is researching upon। भाई डॉक्यूमेंट्स की हम लोग ने अभी तक तो बात नहीं की थी कि क्या जिस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन में जाएंगे हम लोग वहां क्या उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगने लगेंगे। तो बी वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, एंड जहां जहां मुझे बी नहीं दिखाई देगा, बी दिखाई देगा, मैं उसको क्या करूंगी, कट कर दूंगी। ठीक है, पॉइंट नंबर सी, ही ऑब्जर्व्स द बिहेवियर ऑफ ग्रुप मेंबर्स, जो कि बिल्कुल सही है। हम लोग ग्रुप मेंबर का जो बिहेवियर है वो ऑब्जर्व तो करेंगे ही। याद रखना कि आपके एथनोग्राफिक में आप पार्टिसिपेंट बनते हो, दूसरा स्टेप ऑब्जर्विंग का आता है, तो जहां पे भी ऑब्जर्व दिखेगा वो तो आपका होगा ही होगा, मतलब कि सी तो मेरा होगा, एंड ये दोनों में है। आगे बढ़ेंगे, ही लिसन्स टू देयर कन्वर्सेशन। क्या आप उनकी कन्वर्सेशन को नहीं सुनोगे? बिल्कुल हम लोग सुनेंगे। तो हमारा सी एंड डी दोनों हो जाता है, और दोनों में ही मुझे सी और डी दिख रहा है। अब ई है हम लोग का डिसाइडिंग स्टेटमेंट। ही डज नॉट इंटरव्यू द पार्टिसिपेंट्स व्हेन दे आर नॉट एमिएबल टू ऑब्जर्वेशन। अब इस बात से धोखा मत खाना कि मैम ने बोला था ऑब्जर्वेशन जहां दिख जाए बस वो तुम्हारा ऑप्शन बन जाएगा। आपको स्टेटमेंट भी समझना है। ही डज नॉट इंटरव्यू द पार्टिसिपेंट्स व्हेन दे आर नॉट एमिएबल टू ऑब्जर्वेशन। आपका अगर वो ऑब्जर्व अपने आप को नहीं करा रहे हैं तो आप उनका इंटरव्यू भी नहीं लोगे, जो कि गलत है। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा ए, सी एंड डी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विच इज क्वेश्चन नंबर 6। Statement number 1, the qualitative data are powerful because they are collected from very sensitive
सोशल, हिस्टोरिकल एंड टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट, जो बिल्कुल सही है कि हम लोग जो क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं वो अपने आसपास की दुनिया को देख के, जज करके ही, हम लोग कॉन्टेक्स्ट देख के ही हम लोग को मिलता है। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिविटी cannot be completely removed from the qualitative data। बिल्कुल सही बात लिखी हुई है कि आप कॉन्टेक्स्ट की सेंसिटिविटी को रिमूव नहीं कर सकते हो जब आप डील कर रहे हो क्वालिटेटिव डेटा से। तो आपका बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 सही आंसर बन जाएगा। कहने का इसका मतलब है कि अगर आप किसी की भी क्वालिटी जज कर रहे हो तो कॉन्टेक्स्ट हमेशा देखने की कोशिश करोगे। आई टोल्ड यू ना माय एग्जांपल कि अगर आप एक स्कूल में इंटरव्यू के लिए गए हो और आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपने पार्टनर में क्या देखते हैं, तो इससे सिर्फ ये मतलब नहीं है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है या आपके लिए शादी का रिश्ता नहीं लेके आए हैं। वो ये देखने की कोशिश करेंगे कि आप एक इंसान में क्या करते हो और आप क्या देखते हो और आपकी एबिलिटीज क्या है। तो कॉन्टेक्स्ट आपकी जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है उसमें हमेशा इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following are essential characteristics of case study method। फिर से रिपीट हुआ है आपका ये क्वेश्चन। भाई इसको मैंने बनाया नहीं है, ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है एंड दैट इज अ वेरी गुड प्रूफ व्हेन आई टेल यू पीपल कि जो बच्चा डेली पीवाईक्यूज लगाएगा उसको अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं भी आता है और उसने 10-10 बार पीवाईक्यूज लगाए हैं तो आधे क्वेश्चंस उसके सेम उठ के आ जाएंगे एंड ये उसका मतलब प्रूफ है। एंड कई सारे मेरे वीडियोस में आपने ये देखा भी होगा। ठीक है। आपका जो केस स्टडी है उसमें क्या क्या एसेंशियल है, क्या वो नेगेटिवली ओरिएंटेड होनी चाहिए, एप्रिसिएशन ओरिएंटेड होनी चाहिए, पर्टिकुलरिस्टिक होनी चाहिए, डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए और इंडक्टिव होनी चाहिए। भाई ये तो क्वेश्चन तुरंत आपका बन गया होगा क्योंकि सेम वर्डिंग उठा के आपके नेट ने दे दी है और आपका आंसर है सी डी एंड ई। ठीक है, सी डी एंड ई जो कि है आपका थर्ड आंसर। तो अगर मेरे बातों को आप थोड़ा भी सीरियसली लेते हैं तो आपको डेली बेसिस पे, डेली विदाउट एनी एक्सक्यूज, आपको डेली पीवाईक्यूज लगाने चाहिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सुबह को उठो पीवाईक्यूज लगाना शुरू कर दो। आप बोर हो रहे हो पढ़ पढ़ के, शाम को आपको थोड़ा ब्रेक चाहिए, पीवाईक्यूज लगाना शुरू कर दो। रात को सोने से पहले आपको लग रहा है कि यार अब पढ़ा नहीं जा रहा है, पीवाईक्यूज लगाना शुरू कर दो। ऐसा करते रहोगे ना, अपने अंदर 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद ही एक बहुत ही इंस्टेंट चेंज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे बेटा, assertion and reason। Actual settings are the direct source of data and the researcher is the key instrument in qualitative research। बिल्कुल सही बात है कि आप qualitative research में actual settings के basis पे काम करते हो, आप laboratory में जाके testing नहीं करते हो। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका ट्रू है। Then the purpose underlying qualitative researches is relatively more directed at depiction of reality rather than arriving at a context free generalizations। ये भी बात बिल्कुल सही है कि क्वालिटेटिव रिसर्च का मतलब ही होता है आपको रियलिटी दिखाना rather than एक छोरी जनरलाइज करके दे देना। और इसी की वजह से आपका आंसर बन जाएगा पॉइंट नंबर 1 which is both A and R are true and R is the correct explanation। आप अपनी आंखों से देख पा रहे होंगे कि इतने छोटे से क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च में से कितने सारे क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एंड ये आपके कुछ ही क्वेश्चंस हैं। भाई आप सोच के देखो कि पेपर 1 कितने सारे पेपर्स होते हैं, उसमें से आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को छांट छांट के कट करके लेके आना टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर से करके जाइएगा एंड बहुत सारे बच्चे करते भी हैं, फॉर विच आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल। द पर्सनलाइज्ड एंड कॉन्टेक्चुअलाइज्ड रेफरेंसेस are permissible in which type of reporting of researches। आपका personalized और contextualized reference कौन सी रिसर्च में सबसे ज्यादा काम करता है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, एथनोग्राफिक रिसर्च या सर्वे बेस्ड रिसर्च। सबका आंसर अभी तक निकल गया होगा। आपका आंसर क्या है? एथनोग्राफिक रिसर्च, जहां पे आप पर्सनली जाके किसी चीज को जज करते हो एंड देन कॉन्टेक्चुअल, कॉन्टेक्स्ट बोला ना कि कॉन्टेक्स्ट तो आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च में साथ साथ चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ा सा आपका ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको ध्यान लगाना है। ठीक है,
नंबर 1 है आपका फंडामेंटल रिसर्च, जो हम लोग ने सबसे पहला टाइप पढ़ा था। दूसरा है हमारा अप्लाइड रिसर्च, जो हम लोग ने उसी क्लास में पढ़ा था। देन है हमारा एक्शन रिसर्च, जो शायद आप कल की क्लास में पढ़ेंगे। देन केस स्टडी रिसर्च, जो हमारा डी ऑप्शन है। अब 4 ऑप्शंस के 5 ऑप्शन दिए हुए हैं एंड आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कि ये जो मैच द फॉलोइंग सेट 1 सेट 2 वाले होते हैं, उसको करने का तरीका यहाँ से ना होके आपका यहाँ से होना चाहिए, उससे आपका जल्दी आंसर निकलेगा। तो पॉइंट नंबर 1 पढ़ेंगे, इन डेप्थ स्टडी विद फोकस ऑन टिपिकलिटीज। अब मैं देखूंगी कि इन डेप्थ स्टडी में किसमें करती हूँ, और जो कि मुझे लग रहा है कि केस स्टडी है, लेकिन अभी भी मुझे डाउट नहीं है, तो मैं इसको छोड़ दूंगी, आगे बढ़ जाऊंगी। फिर इंटरवेंशन बेस्ड अमिलियोरेटिव मूव्स, अब मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है, तो चिंता की बात नहीं है, आगे बढ़ जाना, जहां पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आंसर निकल आएगा। एक्सप्लोरिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ ट्रुथ प्रिंसिपल्स टू न्यू सिचुएशंस, भाई मुझे मेरा कीवर्ड मिल चुका है। आप ऐसी कौन सी रिसर्च होती है जहां पे आप न्यू कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेबिलिटी को करके देखते हो, विच इज योर अप्लाइड रिसर्च। सीधी सीधी सी बात है, एप्लीकेबिलिटी वाला मुझे कीवर्ड मिल गया है, तो बी का थर्ड मुझे आंसर मिल गया। अब मैं ढूंढूंगी कि यहाँ पे बी का थर्ड किसका है। बी का थर्ड मुझे दिखाई दे रहा है सिर्फ नंबर 1 में, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, आगे बढ़ूंगी और देखूंगी कि मेरे एक्शन रिसर्च के बारे में अभी मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं आगे बढ़ूंगी और देखूंगी इम्पैक्ट स्टडीज टू वॉच इफेक्ट्स, देन एडिंग टू कॉर्पस ऑफ नॉलेज बाय फॉर्म्युलेटिंग थ्योरी। भाई ये तो हम लोग ने एग्जैक्ट सेम पढ़ा है हम लोग की फंडामेंटल रिसर्च में, कि हमारी जो फंडामेंटल रिसर्च होती है वो नई नॉलेज में ऐड करती है, जो कि है हमारा ए का 5। मैं पहले उसी ऑप्शन को देखूंगी कि क्या वो ए का 5 है। जी हाँ, इसी के साथ मुझे मेरा ऑप्शन मिल जाता है। बेटा इस बात को समझना, आपको पेपर 1 का खूब एक्सपर्ट नहीं बनना है, आपको फटाफट क्वेश्चंस निकालने हैं, एंड क्वेश्चंस को निकालने के लिए आपको पता होनी चाहिए कुछ कीवर्ड्स जो मैंने आपको बता दिए, एंड स्मार्ट बनो, टेक्निक्स पता होनी चाहिए। आपको जरूरी नहीं कि नहीं मैं सबको मैच करूंगी, आंसर मिल गया आपको, जैसे कि आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं आंसर नंबर 1। मेरी ये टेक्निक्स को बेटा जरूर से किया करो और मुझे मैसेज करके बताया करो। सिर्फ क्लास अटेंड करने से मात्र आपका काम नहीं बनने वाला है। और आज के इस वीडियो में आई ऑल्सो वांटेड टू से दिस थिंग कि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं, किसी टीचर से वो कनेक्ट हो जाते हैं, उनको लगता है कि बस यार मेरा तो अब काम बन जाएगा और मेरा नेट निकल जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि टीचर की मेहनत से आपका नेट निकलेगा या आपकी अपनी मेहनत से? शायद आपको आंसर इस बात का पता है, तो आपको ये बताना मेरा फर्ज है। देखो, गुमराह करना तो मेरा कभी भी एम रहता ही नहीं है कि हाँ बस मुझसे कनेक्टेड रहो तुम्हारा नेट जेआरएफ निकल जाएगा, जो सारे मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स कहते हैं। आपका नेट निकलेगा आपकी मेहनत से। ऑफ कोर्स आई एम देयर टू गाइड यू पीपल, लेकिन आप अगर इस कंटेंट को रिसीव नहीं करोगे, आप इस कंटेंट को प्रैक्टिस नहीं करोगे, पीवाईक्यूज नहीं लगाओगे, तो आपका भला नहीं हो पाएगा, ठीक है। इट इज वेरी ब्लंट बट इट इज वेरी ट्रू। अच्छा मीठा मीठा बन के किसी बच्चे का 6 महीने और 1 साल बर्बाद करने से अच्छा है कि आई वुड प्रेफर कि मैं उसको बिल्कुल ब्लंट बात करूं, ताकि उसको दिल पे लगे एंड वो उतनी मेहनत करे एंड 6 महीने उसके अच्छे से मेहनत करके निकल जाए और उनका एग्जाम निकल जाए। तो मेरी हमेशा से ये एम रहती है, आई डू नॉट लाइक डिचिंग पीपल और माई स्टूडेंट्स। आपको अच्छा लगता हो मेरे वीडियोस तो जरूर से लाइक करिए। आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको क्वेश्चन हो या फिर आप फीडबैक देना चाहते हो वो आप जरूर से करिए। अपने और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों से इसको शेयर करना है, ये आपका काम है भाई, ये दोनों आपके काम है। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रही हूँ, ये आपके काम है लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। एंड इफ यू आर न्यू एंड आपको अच्छा लगा होगा तो आप अभी तक सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे, ठीक है। सो ऑन दैट नोट आई एम गोइंग टू टेक योर लीव। आई विल meet you up next in a yet another video with yet another informative content and questions. So bye and take care.